हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो आपके नवंबर मंथ की विजन आईएएस की जो मैगजीन है वहाँ से अपने टॉपिक्स कलेक्ट किए हुए हैं और अपन यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो अपना आसियान का है। आसियान के बाद में सेकंड वीडियो हम में डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसमें हम फूड सिक्योरिटी को पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका GS 3 में डिस्कस हो जाएगा फूड सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न्स जो हैं। लेकिन हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में, और जियो पॉलिटिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं उनको देखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे पॉइंट्स को, जिसमें जैसे कि आपके कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर रखने चाहिए। आपकी दूसरी कंट्रीज जैसे आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, आपकी बायलिटरल रिलेशंस हैं, आपके नेबरहुड की कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस हैं, आपकी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है, इनकी इनमें जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके साथ में इंडिया के रिलेशंस कैसे होने चाहिए। तो उनमें जो पॉइंट याद रखे जाते हैं, पॉइंट जो ध्यान रखे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि अपना होगा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड सेकंड वीडियो वहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए, वे फॉरवर्ड के लिए पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन क्या है प्रोजेक्ट के, आपकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए पॉइंट्स क्या है, कॉपरेशन किन फील्ड्स में हो सकता है, फोकस किस चीज़ों पे रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है होते हैं रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके लिए। इसके साथ में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखा जाता है, जिन्हें ध्यान में रखा जाता है, जो रिसेंट में हुए होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे कि मेन मेन पॉइंट कौन से डिस्कस किए जाते हैं, ताकि अपने को पता चले इस वीडियो में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट हमें मिलेगा वो आपका रहेगा वो आपका रहेगा पॉइंट्स का। पहला है आपका लोकेशन का, कि किसी कंट्री की लोकेशन किस आपके किस उसके कोऑर्डिनेट, यदि आपको याद है ना, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का मतलब कौन से रीजन में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ऐसी सारी चीज़ें हमें यदि इन्फॉर्मेशन उसकी है तो हमें उसका जो डीप एनालिसिस करने को हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देखा, पहला है आपका लोकेशन। दूसरा यदि हमें मिले तो वो है वहाँ का क्लाइमेट, तो उस कंट्री का लोकेशन, उस कंट्री का क्लाइमेट सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड आपका वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की डेमोग्राफी प्लस अपनी डेमोग्राफी जो है उसके बेस्ड पे अपने रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, हमारा डायस्पोरा उस कंट्री में कैसा है, वहाँ जो जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये कंट्री भी हो सकती है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ये आपका कोई ब्लॉक हो सकता है, वर्ल्ड में कोई भी ब्लॉक हो सकता है। इसके साथ में आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि कुछ कंट्रीज़ को मिलके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। ठीक है, जैसे कि आपका SCO है, आपका सार्क है, आपका आसियान है, जो आज का अपनी डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अपने को याद रखने हैं 18 पॉइंट्स। 18 पॉइंट्स में आपको याद रखने की चीज़ें हैं। इसके साथ में आपको फिफ्थ पॉइंट याद रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी प्रेफरेंस में होती है, क्या वहाँ एग्रीकल्चर पे फोकस है, क्या वहाँ इंडस्ट्री पे फोकस है, क्या वहाँ पे सर्विस सेक्टर पे फोकस है, तो उनके बेस्ड पे हमारे रिलेशंस वहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे। इसके साथ में अगला है आपका कि एनिमीज एनिमी फ्रेंड, मतलब उस कंट्री के एनिमी कंट्री कौन से हैं, जो कि हम उनके साथ यदि रिलेशंस रखें तो वो चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, हमें बेटर रिजल्ट दे सकती है। तो ऐसी जो स्ट्रेटजी है वो हमें पता होनी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट आपका ट्रेड और कनेक्टिविटी, क्या कंट्री अपने नेबरहुड में है, क्या कंट्री हमसे थोड़ा सा दूर है, क्या उसकी जो लोकेशन है हमसे काफ़ी दूर है, जिसके लिए हमें सी रूट है या फिर एयर कनेक्टिविटी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उस बेस्ड पे हमें पता होना चाहिए ट्रेड हमारा उससे कैसा चलता है, हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं क्या US की तरह, जैसे हम US से ट्रेड सरप्लस है, चाइना से हम डेफिसिट में चलते हैं। ट्रेड की कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो वहाँ पे डिस्कस अपन कर सकते हैं पॉइंट्स को यहाँ पे लेके। इसके साथ में उस कंट्री की कल्चर क्या है, जैसे उस कंट्री का रिलीजन क्या है, उस कंट्री में लैंग्वेज क्या है, क्या उनको बेस्ड बना के अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बेहतर किया जा सकता है, क्या वहाँ से हमारे जो आपके बायलिटरल रिलेशंस हैं, आपके आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको बेटर किया जा सकता है क्या। तो ऐसे पॉइंट्स जो है, कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, इनको भी ध्यान में रखा जाता है जब अपन ये आंसर लिखेंगे मेंस के लिए अपने इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड। इसका है मिलिट्री माइट, नेक्स्ट है आपका मिलिट्री माइट। मिलिट्री माइट का मतलब है कि वहाँ पर मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर कितना होता है। अब जैसे बात करें सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है। इसराइल की बात करें, इंडिया की बात करें, आप जापान की बात करें, चाइना है, US है, रशिया है,
तो ऐसी कंट्रीज जो है बहुत ही ज़्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करती हैं, मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो चीज़ें भी देखने को होती हैं। मिलिट्री माइट ज़्यादा होगी तो उनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफ़ी होंगी, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को आगे जाके, तो उसमें आएगा स्किल एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा आपका इनोवेशन। क्या वहाँ पे इनोवेशन का अच्छा स्कोप है कि नहीं, वहाँ पे उनके एजुकेशन फील्ड में टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है या नहीं, वहाँ का जो लेबर है, लेबर मार्केट जो है वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, कौन सा उनका लेवल है स्किल का, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। 11th पॉइंट अपना हिस्ट्री है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर रीजन की, पर्टिकुलर ग्रुप की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उनसे हमारा हिस्टोरिकल कोई कनेक्ट है क्या, ऐसा कोई यदि कनेक्ट है तो उसको डिस्कस किया जाना चाहिए आंसर में। इसके साथ में एक हिस्टोरिकल यदि कनेक्ट है ना, तो उसको यदि आप मैप बना के डिस्क्राइब कर दे तो वो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्ड्स कम लिखने होते हैं और आपका एक्सप्रेशन बहुत बेहतर जाता है। तो हिस्टोरिकल कनेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगला है नेबर। ठीक है, तो उस कंट्री का नेबरहुड कैसा है, उस कंट्री के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसके नेबरहुड में उनके रिलेशंस कैसे हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रिलेशन हमारे साथ में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करेंगे कभी आगे पॉइंट आएंगे डिस्कस करने के लिए, तो उसके साथ देखेंगे पाकिस्तान का हमारे साथ ही रिलेशन नहीं, उसकी अदर कंट्री जैसे अफगानिस्तान है, उसके साथ में चाइना है, उनके साथ में कैसे रिलेशंस है, तो उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशंस को हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में मायने देते हैं, मायने रखते हैं वो चीज़ें, और हम आंसर्स में उनको यदि वेटेज देंगे तो एक जो आपका आंसर चेक करने वाला जो एग्जामिनर है उसको आपका जो डायमेंशन है आंसर की वो पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं आंसर में वो है आपका हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये है कि आपका हेल्थ में टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है, जैसे आपका बायोटेक है, जैसे आपका नैनोटेक है, जैसे आपका फर्टिलाइज़र है ना, जैसे आपका एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का आपका इंटरवेंशन है। इन चीज़ों को आपके हेल्थ से कनेक्ट करके जब देखा जाता है ना, तो उस टाइम पे जैसे आपका वैक्सीन डेवलपमेंट है, आपकी डिजीज़ है, आपकी पेंडेमिक है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो आराम से 30 to 50 वर्ड आराम से मिल जाता है और हमारा आंसर काफ़ी बेटर बन जाता है। लेकिन हमें सिर्फ हेल्थ एक डायमेंशन देना है और उसके साथ में मुश्किल से 30 वर्ड में अपना हेल्थ कवर हो जाना चाहिए। पॉइंट जो है HDI के पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। HDI की जो पर्टिकुलर पैरामीटर है 3, इस 3 के अंदर आपके 10 जो स्मॉल आपके इंडिकेटर्स हैं ये आपको ढंग से याद होनी चाहिए। 10 इंडिकेटर्स जो है आपके ये ढंग से याद होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी ऐसा लगे ना कि इंटरनेशनल रिलेशन लिखते टाइम आपको आंसर में वर्ड की कमी महसूस हो रही है, कुछ वर्ड्स हमें अच्छे होने चाहिए, तो आप ऐसे पैरामीटर्स याद कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेंगे। या फिर आप WHO का जो मैंडेट है वहाँ से कुछ वर्ड डाल दीजिए। लेकिन हाँ, जब लिखते हैं ना तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ मैंडेट यदि आपको याद है तो वहाँ ऐसे कैसे पुट कर दें, ये चीज़ देखी जाती है। 14 पॉइंट जब हम इंटरनेशनल रिलेशन लिखते हैं, ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं बता दिया आपको कि पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है, जो 40 to 45 मार्क्स का आपका स्कोर रखता है, वैल्यू रखता है आपके मेंस में, GS2 में, वहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। उसमें 14 पॉइंट पर आप फोकस कर सकते हैं। कॉमन कंसर्न, क्या ऐसे कंसर्न हैं जो हमारे और उस कंट्री के लिए सेम है, मतलब क्या ऐसी चीज़ जैसे आपका एजुकेशन है, आपकी लिटरेसी है, ठीक है, लिटरेसी का चैलेंज उधर भी बना हुआ यहाँ पे भी है। इकोनॉमी स्टेगनेंट है, वहाँ पे भी वही इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ पे है। हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो उनके दोनों कंट्रीज में सेम बने हुए ग्रुप्स में, क्या कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, क्या कोई कोऑपरेशन हो सकता है, वो चीज़ें है। टेररिज्म है, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रेड है, ऐसे काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन में चैलेंजेस हैं, वो सारे कॉमन कंसर्न को हम बात कर सकते हैं। ये चीज़ें आती है लास्ट में। मैंने इनको आपके आंसर की जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट हमें लिखना है उसके बेस्ड पे इनको सीक्वेंस फॉर्म में इनको यहाँ पे लिखा है, तो आप ऐसे कैसे इनको नोट कर सकते हैं। और नोट करने से ज़्यादा है आप इनको सुने, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट पॉइंट होने के बाद मैं एक बार फिर से इनको डिस्कस करूँगा तो आपके याद आ जाने चाहिए। इसके साथ में 15 पॉइंट हम जब डिस्कस करेंगे ना तो बात करेंगे कि अब थोड़ा सा जैसे अपने बुजुर्ग लोग नहीं कहते क्या कि मतलब ऐसा हम वहाँ उनके लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो यहाँ आए तो उनके लिए ऐसा, उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए, उनको हमारा जो अतिथि सत्कार ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसे ही ये पॉइंट आप याद रखें कि वी देयर दे हेयर, मतलब हम वहाँ पे होंगे तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि हमें कोऑपरेशन कितना बेहतर बन सकता है, तो उसके लिए अभी करंट में क्या है, मतलब यदि क्या वहाँ की कोई संस्था है, क्या वहाँ की कोई MNC है, क्या वहाँ का कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका MNC है, क्या वहाँ के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या हमारे जो इकोनॉमी की सेगमेंट है जैसे हेल्थ है, जैसे आपका इकोनॉमी के कुछ और सेगमेंट जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, ट्रेड है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, इसमें क्या उस कंट्री ने हमारे यहाँ पे कोई रोल प्ले किया है क्या। जैसे फेसबुक है, आपका गूगल है, ये कंपनीज हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी जो डिजिटल आपका सेगमेंट है इकोनॉमी का उसको उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अमेजन है, ऐसी चीज़ें हैं।
वहाँ जैसे हम यूएस के साथ में रिलेशंस की बात करेंगे तो वहाँ की जो कंपनीज है यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस अपना रोल रखती है, हम वहाँ पे कितना रखते हैं, तो वो हमारा डायस्पोरा हो गया, तो हम वहाँ पे कितना रोल करते हैं। जैसे शायद 40% यूएस के डॉक्टर्स इंडियन है, 30% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि वी देयर दे हेयर। तो ये पॉइंट आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना, तो भी आपका आंसर जो बहुत ज़्यादा आपका वैल्यू एडिशन वाला हो सकता है। इसके साथ में एडॉप्ट और एडेप्ट वाली चीज़ें हैं ना, ये हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। ये शायद 16 पॉइंट है, यहाँ से इरेज हो गया वो। एडॉप्ट और एडेप्ट मतलब हमने उनसे क्या एडॉप्ट किया है, क्या हमने कोई पॉलिटी की सेक्शन में जैसे हम डिस्कस करते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आपका जुडिशरी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस बात कर रहे हैं ना तो हम ये चीज़ें छोड़ दें कि नहीं नहीं सिर्फ एक ही डायमेंशन बात कर रहे हैं कि करंट में क्या चल रहा है। भाई हमने उनसे कुछ एडॉप्ट किया है क्या, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ ली है उनसे, हमने जुडिशरी में यदि उनसे कोई चीज़ लिया है, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ में हमारा जुडिशरी में और सारे कई रोल है जो हमने यूएस से लिए हैं। राज्यसभा के इलेक्शन और उनके जो प्रोसीजर है इलेक्शन का उससे रिलेटेड हमने आयरलैंड से भी काफ़ी चीज़ें ली हैं, हमने जर्मनी से काफ़ी प्रोविजंस लिए हैं इमरजेंसी के। तो ऐसे जब डिस्कस करते हैं ना तो वहाँ से इन चीज़ों को हमने क्या अडॉप्ट किया। दूसरा है हमने एडेप्ट क्या किया, मतलब हमने किन चीज़ों को उनके हिसाब से देखा है, उनके पर्सपेक्टिव से हमने उन चीज़ों को हमारी कल्चर में एडेप्ट किया है, तो वो चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि अपना है रुपे जो कार्ड है आपका, यूपीआई जो है नेपाल वगैरह कंट्रीज है इनमें चल रहा है, तो उन्होंने हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना उसको एडॉप्ट किया है। तो टेक्नोलॉजी को तो इन्होंने एडॉप्ट किया और वो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने अपना जो सिस्टम ऑफ जो कल्चर है उसको एडेप्ट कर लिया है, मतलब उन्होंने जो मेथड्स हैं वो एडेप्ट कर लिए। तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसके साथ में बैलेंस, बैलेंस का मतलब है बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है कि पावर का बैलेंस हमने कैसे मेंटेन किया है। बैलेंस ऑफ कल्चर हो सकता है, कल्चर का बैलेंस हमने कैसे बनाया हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड को हमने पर्टिकुलर डिस्कस किया है यहाँ पे, ट्रेड एंड कम्युनिटी ये आपका कनेक्टिविटी है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड को अलग से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बैलेंस बनाए रखने के लिए, यहाँ बैलेंस पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे, बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं 17 पॉइंट के फॉर्म में। 18 आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ये है कि हमने कुछ पहले उनसे एग्रीमेंट किए हैं, कुछ उनसे और आपके पैक्ट साइन किए हैं, कोई पॉलिसी साइन की है या फिर कोई आपका इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो अब किस ट्रांजिशन फेज में है और हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री के उस कंट्री या उस रीजन के साथ में रिलेशंस हैं वो कौन सी ट्रांजिशन की किस फेज में है। तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें ट्रांजिशन नाम से पॉइंट को डिस्कस करना होगा। इसके साथ में आपका कॉमन ये थ्रेड्स हो गया। 18th ये 2 पॉइंट्स और थे जो यहाँ पे मैंने लिखे बट यहाँ से अभी इरेज हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। 18 पॉइंट्स तो हमें रिमेंबर रखने हैं और ये वो पॉइंट हैं जो जिन्हें हम कहेंगे डायमेंशन। तो इन्हें ऐसा कह लो आप, डायमेंशंस टू रिमेंबर, ठीक है। यदि इतनी डायमेंशंस आपको मालूम है ना, आपको मैंने बताया था 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, 1 इंट्रो 1 आपका हो जाएगा वे फॉरवर्ड, तो 3 बीच का बचा इनको लिखना है। 15 मार्क्स क्वेश्चन में आपको फिर से आपको इंट्रोडक्शन का छोड़ देना है, वे आपका जो वे फॉरवर्ड है आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। तो बीच में आपको जो मटेरियल चाहिए ना वो 5 पैराग्राफ के लिए चाहिए, 5 और 8 था अपना उसमें, तो इसमें आपका 6 पैराग्राफ के लिए चाहिए। तो 6 पैराग्राफ के लिए यदि 18 डायमेंशन मिली हुई है ना आईआर के क्वेश्चंस के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि ये काफ़ी है। इसके साथ में ये तो सिर्फ आपकी डायमेंशन है कि इन फील्ड के बारे में सोचा जा सकता है, रिसोर्स के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, लोकेशंस के बारे में, मिलिट्री माइट के बारे में। आप रिवाइज कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए शुरू से, फिर बोलता हूँ। लोकेशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, डेमोग्राफी डायस्पोरा के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है और उनका उसके साथ में रिसोर्स की फाइंडिंग्स है, वो चीज़ें डेवलपमेंट है उसके बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, आपका स्ट्रेटजी जो है आपकी एनिमीज एनिमी फ्रेंड वाली जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करना है। 7th पॉइंट आपका ट्रेड और कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। 8th में कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज पे डिस्कस करना है। साथ में 9th में आपका मिलिट्री माइट पे डिस्कस करना है। 10th में आपका स्किल एंड टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करना है, इनोवेशन को भी डिस्कस करना है। 11th में आपका हिस्ट्री है और एंसेस्ट्री है, ठीक है। कॉमन एंसेस्ट्री यदि रही है तो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करना है, हमारा हिस्टोरिकल कनेक्ट को डिस्कस करना है। 12th में आपका उसके नेबर के साथ में उसके रिलेशंस हैं जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं, उसको डिस्कस करना है। 13 पॉइंट में हमें कुछ पॉइंट था यहाँ पे, उसको यहाँ मिस हो गया। 14th में अपने को कॉमन कंसर्न जो है उस कंट्री के साथ में उसको डिस्कस करना है। 13 पॉइंट आपका हेल्थ और HDI पैरामीटर है, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। 14th में आपका कॉमन कंसर्न थ्रेड्स या आपके जो
इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना है। 15th पॉइंट में आपको वी देयर दे हेयर वाली जो आपका मैंने पॉइंट बताया उसे डिस्कस करना है। 16th में एडॉप्ट और एडेप्ट वाली जो कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करना है। 17th में आपको बैलेंस बनाए रखने की जो कंडीशंस है उन्हें डिस्कस करना है। और 18th में आपको ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करना है। ऐसे 18 डायमेंशन मिल गए आपको 6 पैराग्राफ के लिए। तो आई होप ये काफ़ी है आपके लिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपना जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो जाएगा IR वाला अपने GS2 के पेपर में। ठीक है, लगभग 3 क्वेश्चन आता है, 3 से ज़्यादा तो शायद नहीं आता, 3 आता है। एक आपका बायलेटरल रिलेशन से आता है, या फिर आपका एक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलेटरल के साथ में ग्रुपिंग जो होती है उससे आता है। और एक क्वेश्चन आपका आता है इंटरनेशनल में, आपका इंटरनेशनल ग्रुपिंग जो होती है ना, एग्रीमेंट वगैरह यदि कोई हुआ है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इस टाइप से 3 क्वेश्चन आपके पुट होते हैं और वो आप सिलेबस से देख सकते हैं। मैं एक बार किसी वीडियो में पर्टिकुलर जो सिलेबस के हिसाब से 8 टाइप के जो क्वेश्चन बने हुए हैं IR में उनको भी एक बार डिस्कस कर दूंगा, या फिर किसी वीडियो के थंबनेल में उसको लगा दूंगा, तो आप वहाँ से सीधा लिख लें, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें और अपनी जो आंसर है ना, आंसर के फॉर्मेट को मेंटेन रखें, बनाए रखें उसको। ठीक है, इतना हो गया। 15 मिनट हो गया हमें 18 पॉइंट डिस्कस करने में। और ये 15 मिनट मैं सोचता हूँ कि आगे जितनी वीडियो आएंगी ना IR की, उनमें ये 15 मिनट आपको बार बार याद आनी चाहिए, तो आपका IR की वीडियो देखने का, IR के आंसर्स तैयार करने का आपका कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए वे फॉरवर्ड के भी बारे में भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये याद है तो हम सीधा सीधा इन्हीं को ठोक देंगे। वहाँ पे सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस को लिख देंगे। इसके साथ में ऑब्जेक्टिव, फोकस, कॉपरेशन, ऐसी सारी चीज़ें उनको डिस्कस कर देंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को IR के क्वेश्चंस में फॉलो करनी होंगी। इसके साथ में कुछ चीज़ और है कि हमें जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें समिट्स हुआ है, डायलॉग यदि कोई है, एक्सपीरियंस आपके जो एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज उसके बारे में है, मीटिंग्स यदि कोई हुई है तो उसको पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन यदि कंट्रीज के बीच में है उसको याद होना चाहिए, यदि कोई गवर्नमेंट की बॉडी है वो आपस में कनेक्टेड है और उन्होंने कोई डिसीजन लिया वो मालूम होना चाहिए। साथ में आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के मालूम होना चाहिए। कुछ यदि फंड बनाए हुए हैं तो फंड का पता होना चाहिए। पॉलिसीज़ यदि है, पैक्ट यदि है, प्रोजेक्ट यदि है, तो उन चीज़ों का भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसे हम IR के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं आसियान के ऊपर। आसियान के बारे में क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था मेंस में GS2 में। ठीक है, अब देखिए ये आसियान वाला क्वेश्चन चालू होता है। ज़्यादा खास कुछ बात नहीं है, इसकी मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली। तो मीटिंग में आपका 30 ईयर हो गया था इंडिया आसियान डायलॉग के, 30 एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो ये आपकी हुई कंबोडिया में। ये इतना सा मालूम तो होना चाहिए। आसियान कैसे बना ये जरूर पता होना चाहिए। आसियान आपका 1967 में आपकी जो बैंकॉक डिक्लेरेशन जो हुई थी उसकी बेस पे बना था। उस बैंकॉक डिक्लेरेशन के अनुसार ही ये आपका एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान आपका एस्टेब्लिश हुआ। और डिक्लेरेशन में उस शुरुआत में कितने कंट्रीज थे, तो वो थे, आप याद रख सकते हैं, IMPS इन थाईलैंड। थाईलैंड का बैंकॉक उसकी कैपिटल है। तो ऐसे इसके जो कंट्रीज हैं उनको याद रख सकते हैं। I से आपका इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलीपीन, ऐसे आपका सिंगापुर। तो 4 जो नेबरिंग कंट्री है ना, इसमें दिखा दूँ एक बार मैप में, आपका IMPS, ये I, ये M, ये फिलीपींस और ये आपका सिंगापुर। ये 4 थे। कहाँ मिले ये? थाईलैंड के आपके बैंकॉक में। मेरे हिसाब से थाईलैंड का बैंकॉक है, यदि कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप एक बार इसको देख लेना। इसी थाईलैंड की कैपिटल शायद बैंकॉक है। ठीक है, इसके साथ में, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि फिलीपींस की मनीला है। ऐसे कंट्रीज़ की ये आप जो कैपिटल है ये भी आप एक बार याद कर लें तो ठीक रहेगा। कई बार ऐसा नहीं हो कि आप अच्छा आंसर लिखें और आपको बाद में पता चलेगा आप तो उसकी कैपिटल ही गलत लिख के आगे, तो थोड़ी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, सोशल प्रोग्रेस बढ़ाना है, कल्चरल डेवलपमेंट बढ़ाना है। ये चीज़ अपन ने अलग से भी पॉइंट में लिखी है, तो यहाँ पे आप इतना देख लीजिए, वहाँ से सीधा नोट कर लेना। जॉइंट एडवेंचर साउथ ईस्ट आपका जो एशियन नेशंस है उसमें उसको इसके थ्रू आपकी ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं। आसियान समिट क्या होती है? ये आपकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है आसियान की। और इसमें हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो यहाँ पे मेंबर स्टेट्स के मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं है। ये जो लाइन है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही बन जाएगी 2050 तक, तो ये इन कंट्रीज़ के बेस पे नहीं है। जो कंट्री इनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, उनके लिए ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या किया, तो हमने आसियान जो ग्रुप है उसके साथ में जो हमारी स्ट्रेटजिक आपकी जो पार्टनरशिप थी ना, उससे बढ़ के हमने किया उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। मतलब हम उसके साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के साथ में अब उनके साथ में कोलोब्रेशन में और काफ़ी सारी चीज़ें मिलके उनके साथ में कोलोबरेट करेंगे उन चीज़ों में। तो जैसे क्या क्या है आपका, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी, और आपकी जो डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें
कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप दिखाएंगे करेंगे। इससे हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसी जो आपकी फील्ड्स हैं इनमें कॉपरेशन बढ़ेगा, कॉपरेशन मिलेगा। और इससे आपका क्या होगा, इंडिया ने इसके बारे में अनाउंस किया है एडिशनल आउटले ऑफ 5 मिलियन फॉर आसियान इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी फंड। तो अब देखिए यह फंड बन गया, तो ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, हालांकि काफ़ी बड़ा फंड नहीं है लेकिन $5 मिलियन फंड जो है ये आसियान के लिए काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये इनके साथ में जो हमारे रिलेशन है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखता है। कब बना ये, कैसे बना, 2008 में बना, कोई मालूम रखने की जरूरत नहीं है। 10 कंट्रीज हैं आसियान में, ये मैं आपको बताना चाहता था पहले। उस जब 5 कंट्रीज ने IMPS इन थाईलैंड ने इसको बनाया था उसके बाद में मिले, तो आपका MTLV मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब CTSBIP। ठीक है, इसको मैंने याद बनाने के लिए ऐसे ही बनाया था। इसका कुछ था जो बैंकिंग सेक्टर की कोई टर्म थी उसके ऊपर मैंने बनाया था, लेकिन अभी आप इसको SBIP से 10 कंट्रीज को याद रख सकते हैं, मतलब इंडिया के इधर वाली सभी कंट्री नीचे तक, और ये बोर्नियो आइलैंड के ऊपर की, और ये यहाँ तक की कंट्रीज। ये हो गया MTLV, इसके साथ में CT, इसके साथ में आपका SBIP है। तो SBI से सिंगापुर से चालू करेंगे, ये कंट्रीज हो जाएंगी 10, इनको याद रख लें एक बार। इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं, आसियान की इंडिया के साथ में जो ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट है इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपका यूजर फ्रेंडली, सिंपल, ट्रेड फैसिलिटेटिव फॉर बिजनेसेस और इसके साथ में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको सपोर्ट मिल सकता है। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, तो सिग्निफिकेंस आपको मालूम है, अगली वीडियो में हम पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि आसियान की जो सेंट्रलिटी है ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ये कोहेसिव, रेस्पॉन्सिव और प्रॉस्परस जो आसियान है ये ऐसा होना चाहिए, हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है ना उसका मैंडेट है। तो ये आपके आसियान की सेंट्रलिटी है, उसमें भी उसकी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है आसियान को सेंट्रलिटी में रखते हुए, और जो कि पॉलिसी आपकी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसका भी मैंडेट सेम है। हमारा एक इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है, इसके साथ में हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर इनिशिएटिव है, इन सब का मैंडेट आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फ्रूटफुल बनाना है। इनसे तो ये हमारा जो आसियान के साथ में रिलेशन है ना, इनसे इन सभी पॉलिसीज़ की जो मैंडेट है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कौन कौन से मैंडेट की होंगे पॉलिसीज़ के, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक विजन है, आपका सागर इनिशिएटिव है, इन सब के जो मैंडेट है ना उनको फुलफिल करने में हेल्प मिलेगी यदि हम आसियान के साथ में रिलेशंस को बेटर बनाते हैं, तो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ में हमारा ये देखिए कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो कल ही डिस्कस किया था नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसी जगह है इंडिया की जो हमें कनेक्ट करती है साउथ ईस्ट एशिया से, जो हमें कनेक्ट करती है आसियान से। तो यदि वहाँ पे हम कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी रखें इंडिया के लिए, तो आसियान की कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। 2013 में हमने इंडिया जो था 3rd डायलॉग पार्टनर बना आसियान के साथ में, आसियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी इंडिया की जो मीटिंग हुई थी उसमें उसको चालू करने में। इसके साथ में हमारा एक कलादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा भी हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। हालांकि इसमें काफ़ी चैलेंजेस बने हुए हैं, अभी ये प्रोजेक्ट बहुत धीमा है, बहुत स्लो स्पीड से काम चल रहा है इस पर, लेकिन इससे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है, जिसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, म्यांमार है और थाईलैंड है। रिवाइज कीजिए, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। इन कंट्रीज़ के थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे आसियान कंट्रीज़ के साथ में। तो कनेक्टिविटी एक बेटर आपका ऑप्शन है इन कंट्रीज के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है वो भी इस रीजन से कनेक्टिविटी बनाए रखने में आपकी हेल्प कर सकती है। मैरीटाइम इंगेजमेंट जो है, जो हमें काम में आ सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कम करने में, साउथ और साउथ ईस्ट सीज में, जो आपके साउथ और साउथ ईस्ट चाइना की जो सी हैं उनमें आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उनको कम करने में यदि हम इंगेजमेंट करें आसियान कंट्रीज से, तो हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ सकता है और काफ़ी सारी एक्सरसाइज के थ्रू हमारी जो मिलिट्री माइट है वो भी बढ़ सकती है। जैसे कॉर्पेट है, सिम्बेक्स है, आपकी सिंगापुर साथ में सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया आपका बायलिटरल एक्सरसाइज है। ऐसी यदि हम करें तो हमारा आपका जो मैरीटाइम इंगेजमेंट बढ़ सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस रहेगा इंडिया एशियन रिलेशन से। इसके साथ में नॉन ट्रेडिशनल आपकी थ्रेड्स है, जैसे आपका इलीगल ट्रैफिकिंग है, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लीगल ट्रेड है, पायरेसी है। काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे टेकल कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं चौक पॉइंट्स को, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है इंडियन ओशन रीजन में, जिससे लगभग इंडियन ओशन का 90% आपका जो ट्रेड है, सॉरी हाँ पूरे का बिल्कुल IUR का भी कह लो चाहे इंडिया का कह लो, लगभग 90% दोनों का ही आपका मलक्का स्ट्रेट से ही आपका ट्रेड होता है।
वो चाहे किसी फील्ड में हो, एनर्जी सोर्स हो या फिर आपका ट्रेड हो वैसा कमोडिटीज़ में, तो वो सब 90% के आसपास मिलाकर स्ट्रेट से ही होता है। सिक्योरिटी में बात करें तो सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, हमें इंडो पैसिफिक जो रीजन है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी चाहिए, फिर हमें इंडो पैसिफिक में चाहिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में यूएस अपने आप से खूब कॉपरेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑकस बना था, ठीक है, तो उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की थी। हमने फिर इसके साथ में अब क्वाड किया था, इसमें भी इंडो पैसिफिक की बात थी। और आईयूआर के लिए हमने सागर इनिशिएटिव लिया, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, सागरमाला है, सागर है, काफ़ी इनिशिएटिव है जो इंडियन ओशन रीजन आईयूआर में सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत है ताकि हमें पीसफुल डेवलपमेंट इस रीजन में हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप है ना, यदि आप लड़ाई करके या फिर आप ट्रेड वॉर करके चीज़ें करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रीज ही ऐसी हैं जहाँ पे सभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। तो डेवलपिंग स्टेज में यदि ट्रेड वॉर वहाँ चलता है जहाँ एक कंट्री डेवलप्ड हो और दूसरी डेवलपिंग हो, जो अपने हाथ पैर मार रही हो इकोनॉमी को ग्रो करने में। लेकिन जब कंट्रीज दोनों ही आपकी डेवलपिंग है ना, तो वहाँ पे ट्रेड वॉर ज़्यादा नुकसान देता है दोनों कंट्रीज को। जबकि जब कंट्रीज डेवलप्ड या डेवलपिंग हो तो उनमें एक को ज़्यादा नुकसान होता है, एक को कम होता है, जैसा आपका यूएस चाइना का है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है, तो इसलिए पीसफुल डेवलपमेंट की जो बात है यहाँ पे रीजन में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है, इसको एक बार आंसर में डिस्कस कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका आंसर बेहतर बन जाएगा। इसके साथ में पार्टनरशिप की जरूरत है काउंटर टेररिज्म में, वायलेंट आपके एक्सट्रीमिज्म जो है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, इसमें आपको एक पॉलिसी भी आपकी एक्शन प्लान है, आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम 2016 से 25 तक का जो है, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने से हमें काफ़ी सारी जो ये चैलेंजेस हैं टेररिज्म के, एक्सट्रीमिज्म के, आपके ट्रांसनेशनल क्राइम के, इनको कम किया जा सकता है। इकोनॉमिक में आप बात करें तो अपन जो हमारी जो इंडिया का जो ट्रेड है, जो ये इंडिया आसियान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में आता है, मतलब वन ऑफ द टॉप है, टॉप नहीं है, वन ऑफ द टॉप है जो ट्रेडिंग पार्टनर, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है आसियान के, उसमें इंडिया का रोल है। और कंड्यूसिव डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड आपका फील करते हैं इंडियन बिजनेसमैन आसियान कंट्रीज़ में। और फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, ये चीज़ें आपको हेल्थ के सेक्टर में आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। और कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि आपका कल्चरल कनेक्शन है, हिंदुज़म बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा है उधर, कुछ लैंग्वेज है, कुछ गरुड़ पक्षी है, उसको भी आप मेंशन कर दें, इंडोनेशिया का आपका नेशनल कैरियर है, ठीक है। और इसके साथ में आपका जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म की आपकी मैथोलॉजी है, इन चीज़ों को डिस्कस कर दें तो आपका कल्चरल कनेक्शन को शो करने के लिए आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। इसके साथ में इंडिया एशियान की कुछ फैक्ट्स यदि हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, कौन कौन से सेगमेंट में, तो पॉलिटिकल में हम काम कर रहे हैं सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, ये काम किया हमने 1992 में, जो हमारा फॉर्मल इंगेजमेंट है जो हमने स्टार्ट किया आसियान के साथ में। और इसके साथ में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी 2012 से। इकोनॉमी की फील्ड में, इकोनॉमिक सेगमेंट में यदि बात करें इंडिया आसियान से रिलेशंस के, तो हमने जो ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है आसियान के साथ में, उसको साइन किया 2009 में। तो आप क्रोनोलॉजी इसको याद करें, 1992 में आपने किया सेक्टोरल डायलॉग, मतलब सेक्टोरल डायलॉग किया यहाँ पे। इसके साथ में 2009 में आपने ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट टीआईजी किया आपने। 2012 में आपने क्या किया, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की। 2015 में आपने क्या किया, ट्रेड इन सर्विसेज। तीसरा याद रखना, ट्रेड इन गुड्स को 9 में किया था, इसके 6 साल बाद में ट्रेड इन सर्विसेज को साइन किया, इन्वेस्टमेंट वाला जो पैक्ट था इसको साइन किया। इसके साथ में टूरिज्म और आपके पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए हमने फर्स्ट डायलॉग पार्टनर बने, साइन किया एक एमआईयू। उसके साथ में स्ट्रेंथन किया टूरिज्म कॉपरेशन को आसियान के साथ में। आपकी 25th एनिवर्सरी थी आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस की 2018 में, इसको भी हमने दिल्ली डिक्लेरेशन जो था 2018 में हुआ, उसमें इन चीज़ों को हमने क्या किया था, चार्ट आउट किया था, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये पॉइंट आप याद रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पॉइंट है इस चीज़ से, आसियान से रिलेटेड, आसियान से इंडिया के रिलेशंस के बारे में। तो ये थोड़ा क्रोनोलॉजी याद रखें, 1992 सेक्टोरल डायलॉग किया, 2009 में हमने आपका ट्रेड इन गुड्स किया, 2015 में अपना ट्रेड इन सर्विसेज किया, 2012 में हमने किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 2012 हो गया। इसके बाद साथ में हमने कुछ टूरिज्म के लिए भी काम किया और कुछ आपने दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया 2018 में। किस लिए किया इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी चलेगा। डाइवर्जेंस इंडिया एशियन रिलेशंस में क्या है, तो ये हमारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे चाइना का फुटप्रिंट आसियान में बहुत ज़्यादा है, लगभग उनके साथ में बायलैटरल रिलेशंस जो है, बायलैटरल जो ट्रेड है चाइना का आसियान कंट्री के साथ में ज़्यादा है, तो हमें चैलेंजेस बना हुआ है। इन रोड बाई यूएस, मतलब यूएस ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल रीजन में लिया हुआ है, तो हमें जो इंडिया का रोल है, इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी खस्ता बनी हुई है आसियान रीजन में। इकोनॉमिक में हमें क्या है, इंडिया हैज़
फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड विद आसियान। तो इससे काफ़ी चैलेंज बने हुए ट्रेड के सेगमेंट में, ट्रेड की फील्ड में। प्रोजेक्ट हमारे काफ़ी डिले हैं, जैसे कलादान प्रोजेक्ट है जो आपका ट्राइलेटरल आपका हाईवे है, उसको भी काफ़ी डिले से बन रहा है, काफ़ी डिले बना हुआ प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। क्वाड जैसी आपकी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसने भी, अब क्वाड यदि उधर चल रहा है आपका इंडो पैसिफिक में, तो हम इंडिविजुअली यदि आसियान के साथ में कोई मिलिट्री पैक्ट करें या फिर सिक्योरिटी कोई डायलॉग करें तो उसका वेटेज नहीं होता, क्योंकि क्वाड में आपका जापान है, क्वाड में आपका यूएस है, क्वाड में आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कंट्रीज, इंडिया तो इसमें है ही है, तो ये कंट्रीज इसमें यदि इन्वेस्ट काफ़ी कर सकती हैं, एक्सपेंडिचर काफ़ी कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी आपका डिफेंस की फील्ड में दे सकती हैं, तो इंडिया यदि हम पहले ही क्वाड के पार्ट है और हमारे क्वाड के पार्ट होने के साथ में इंडिया से ज़्यादा पावरफुल यदि कंट्रीज उसमें है, तो हम आसियान के साथ में और ज़्यादा पावरफुल, क्वाड से ज़्यादा पावरफुल आपका कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते सिक्योरिटी के आपके फील्ड में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो आपका क्वाड है उससे रिलेटेड, कि हमें क्वाड ही खुद का चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को आप बस इतना से लिख दें, क्वाड से जोड़ के सिक्योरिटी कंसर्न को। इसके साथ में आपका लास्ट पॉइंट जो है आपका वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हमें लिखना है कि क्या चीज़ इसमें रह गई है उसको हम सुधार सकते हैं। तो कन्वर्जेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, हमारा आसियान साथ में काफ़ी चीज़ों पे डिफरेंस है, और हमारा काफ़ी चीज़ों पे उनके साथ में कह सकते हैं कि छुटपुट आपके डाउट भी रहते हैं बातों में, जैसे कि आपके पर्सपेक्टिव है, इंटेंशन हो सकते हैं, आपके एक्शंस हैं, बायलेटरल, रीजनल, इंटरनेशनल आपके इश्यूज भी बने रहते हैं, उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्वर्जेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पॉलिसीज़ के बीच में, उनमें इंगेज होके आपको मतलब म्यूचुअली इंगेजमेंट के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है और काफ़ी मैटर्स को सॉल्व करना है, ताकि आपको म्यूचुअल बेनिफिट मिल सके आसियान की कंट्रीज़ को और इंडिया को। इसके साथ में आपको सप्लाई चेन जो है उसको रिजेलियंट बनाना है, स्किलिंग को अपग्रेड करना है, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है, सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना है। कोलोबरेटिव मैनर में आपको वर्क करने की जरूरत है आसियान के साथ में, क्योंकि आसियान के पास में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोन डिजिटल इकोनॉमी रीजन है वर्ल्ड का, इसलिए इंडिया काफ़ी आपके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है चीज़ों में। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कोलोब्रेशन कर सकता है स्टार्टअप्स के फील्ड में। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट कर सकती हैं इंडिया को। और जैसे आपका इंडिया का आधार सिस्टम है, उसको भी आपके आसियान की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनाना चाहती हैं। तो आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि एडेप्ट एंड एडॉप्ट, तो हमारा जो आधार है ऐसी टेक्नोलॉजी को वो भी वहाँ पे एडेप्ट करना चाहते हैं, लोग को एडेप्ट करना चाहते हैं। और इस यूपीआई की जैसी पॉलिसीज़ हैं, इनको सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में शायद अभी लागू है यूपीआई, तो उनको उन्होंने एडॉप्ट भी किया है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें हम कोलोब्रेशन कर सकते हैं। इंडिया को काफ़ी सारी नीड्स है सपोर्ट करने की, कम्युनिटी बिल्डिंग को असिस्ट करना है इंडिविजुअल कंट्रीज़ को आसियान की। साथ में पार्टिकुलरली आपकी CLMV जो कंट्रीज़ है ना, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, तो थोड़ी सी पुअर कंट्रीज़ एक तरीके से कह सकते हैं आसियान में कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। तो उनके साथ में हमें उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुडविल, आपका जो गुडविल है उसको बिल्ड करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और आसियान दोनों जो है काफ़ी सारी चीज़ों पर, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आपका क्रॉस बॉर्डर आपकी क्राइसिस है, इनमें काफ़ी सारी चीज़ों में आपके कन्फ्रंट करती हैं, आमने सामने आ जाती हैं। रोहिंग्या का सिचुएशन हो या आपका एक्सट्रीमिज्म हो, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रीजनल नेचुरल डिजास्टर हो, इनमें काफ़ी चैलेंजेस कंट्रीज़ के, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री जैसे म्यांमार है मोस्टली, उसके साथ में काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उनको दूर करके हमें गुडविल बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारे जो एग्जिस्टिंग जो रिलेशंस हैं वो मजबूत हो सके, वो डीपन हो सके, डीप हो सके, और इसके साथ में आपकी रीजन में प्रॉस्पेरिटी आ सके, आपकी जो वेलफेयर है दोनों जो ग्रुप है उसके साथ में, आपकी आसियान की कंट्री उसके साथ में वो बढ़ सके। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ आसियान के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जहां हम जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें कैसे आंसर लिखना है 15 वर्ड का, कैसे करना है आपका 15 मार्क्स का और आपका 10 मार्क्स का, वहाँ इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए पॉइंट्स हमारे पास में नहीं है। यहाँ पे हम सीधा डिस्कस करेंगे पॉइंट, फूड सिक्योरिटी के चौक पॉइंट्स क्या क्या है, फूड सिक्योरिटी में वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, रीजन कंसर्न वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसर्न हम वैसे ही जियोपॉलिटिक्स के बारे में IR से जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें कर लेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया, आपने ये चीज़ें कंप्लीट की, आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे, आपको ये चीज़ें पहले से आती होंगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो ठीक है, अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे इसी IR के पॉइंट को लेके। धन्यवाद।